नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर एसएसबी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। तो बात करते हैं अवसर की समानता की। तो एक शब्द लिख देते हैं राज्य, इसी के ऊपर सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 जो है ना, यह 5 खंडों में विभाजित है। ठीक है ना, मुख्य रूप से 5 खंडों में वो डिवीजन भी किया गया है इसका। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16(1) की। अनुच्छेद 16(1) की बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16(1) ये कहता है कि राज्य, हमने राज्य शब्द को पहले लिख दिया है। ठीक है ना, राज्य जो है अपने नागरिकों को, अर्थात जो अनुच्छेद 16 है यह सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। ठीक है ना, तो राज्य अपने नागरिकों को ऐसे पद जो कि राज्य के अधीन है, अर्थात सरकारी नौकरी, सीधी सी बात है। ठीक है ना, सरकारी नौकरी में जो है राज्य के प्रत्येक नागरिकों को जो है समान अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, राज्य अपने नागरिकों को सभी सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये रहा कौन सा अनुच्छेद 16(1). अब बात करते हैं अनुच्छेद 16(2) की। ठीक है ना, तो इसमें राज्य को यह आदेश दिया गया है कि राज्य क्या करेगा, अर्थात धर्म, ठीक है, मूल जाति, जन्म स्थान, ठीक है, लिंग, इसके बाद है उद्भव, इसके बाद है निवास स्थान, निवास स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर अपने किसी नागरिक के साथ सार्वजनिक पदों की नियुक्ति पर या सरकारी पदों की नियुक्ति पर भेदभाव नहीं करेगा और सभी को समान अवसर देगा। और ध्यान रहे, इसमें यह भी कहा गया है कि जो पद बनाए गए हैं उन पदों पर जो है उनके हिसाब से आहर्ता लगाई जाएगी, ना कि जैसे कि भी कह दिया जाए कि अध्यापक की भर्ती है और उसमें 15 किलोमीटर की दौड़ भी कर दी जाए तो आधे से आधे अध्यापक क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, और आर्मी की भर्ती कर दी जाए और कहा जाए कि एमए और बीएड भी मांगा जाएगा इसमें आर्मी की भर्ती में। ठीक है, तो वहां पर ये सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं कि वहां पर दौड़ में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो पद के अनुसार आहर्ता होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्य अपने नागरिकों के साथ सरकारी पदों पर नियोजन हेतु धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव एवं निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात रही किसकी, 16(2) की, अनुच्छेद 16(2) की। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16(3) की। अनुच्छेद 16(3) में क्या है, तो इसके अंतर्गत ये रख दिया गया है, राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है ऐसे राज्य जो कि गरीब हो, ठीक है ना, ऐसे राज्य जो कि गरीब हो, पिछड़े हुए हो, तो वहां पर निवास की आहर्ता, निवास की आहर्ता की शर्त रखी जा सकती है। राज्य निवास की आहर्ता की शर्त रख सकता है। ठीक है ना, ऐसे राज्य जो कि पिछड़े हुए हो, ठीक है ना, तो इसके तहत जो है, जैसे कि हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर है, मणिपुर, तो यहां पर क्या किया गया है, यह जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से ये लोग पिछड़े हुए थे, तो वहां पर निवास की आहर्ता रख दी गई है कि कोई सरकारी पद निकलता है, कोई सरकारी नौकरी वहां पर निकलती है, तो निवास के आधार पर वहां पे आहर्ता को रख दिया गया है कि यहाँ वहां के निवासी वहां की परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं, अन्य राज्यों के निवासी वहां पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्य को ये दिया गया है कि शक्ति दी गई है कि आप जो है अपने राज्य क्षेत्र में जो कि पिछड़े हुए हों, ऐसे राज्य जो कि पिछड़े हुए हों, वहां पर आप निवास की आहर्ता को रख सकते हैं सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हेतु।
ठीक है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि बिहार सरकार नीतीश बाबू ने, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हम अध्यापक पद हेतु बिहार के राज्यों की प्राथमिकता प्रदान करेंगे। ठीक है, अर्थात वहां के जो निवासी हैं वही अध्यापक पद हेतु आवेदन कर सकते हैं, अन्य राज्य के लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा है करते हैं कि नहीं करते, वो बात की बात है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16(4) की। देखिए, यही से शुरू होता है आपका ये अनुच्छेद 16, जो कि सबसे जबरदस्त टॉपिक है ये आपका अनुच्छेद 16(4). ठीक है, इसके तहत ये कहा गया है कि राज्य जो है सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों को आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अर्थात आरक्षण की जो लीला आई है वो इसी 16(4) के तहत लाई गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य जब ये देखे कि उसके यहाँ कोई ऐसी जाति वर्ग है या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको जो कि सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, ध्यान रहे आर्थिक रूप से नहीं, ठीक है ना, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। दिसंबर 1978 में ही एक मंडल कमीशन का गठन किया गया। किसका? मंडल कमीशन का गठन किया गया। कब? दिसंबर 1978 ईस्वी में। और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार उस टाइम पे थी। तो ये जो मंडल कमीशन गठन किया गया, मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनको कहा जाता है बीपी मंडल। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसको मंडल कमीशन कहा गया। अपनी रिपोर्ट कब दी थी? दिसंबर 1980 ईस्वी में विंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसको कि मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इसने जो सुझाव दिया था वो इस प्रकार था। तो कब दिया था? दिसंबर 1980 ईस्वी में इसने अपना सुझाव दिया कि ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। कितने प्रतिशत? 27% आरक्षण प्रदान किया जाए, जो कि इस ओबीसी के अंतर्गत ऐसे लोग होंगे जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हों, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हों। ये रिपोर्ट जो उसने दी थी दिसंबर 1980 ईस्वी में दी थी, और इसमें कहा था सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों का एक वर्ग ओबीसी बनाया गया, जिसमें कि ये 27% आरक्षण रखने का प्रावधान उसने किया। ठीक है, और साथ ही साथ कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं होगा। आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं होगा। आधार कौन सा होगा? सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। आरक्षण का आधार क्या रखा जाएगा? सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन। ठीक है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो इसके पश्चात जब 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और उसके पश्चात फिर 1980 के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब अभी जो वर्तमान में है कांग्रेस पार्टी की सत्ता आती है, और इंदिरा गांधी जी ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उसके पश्चात 1990 की कहानी शुरू होती है। 1990 की कहानी, जब तब उस टाइम पे शासन जो प्रधानमंत्री बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, या इनको कहा जाता है बीपी सिंह। ठीक है, मांडा के ये राजा थे, और इन्होंने जो है इसको, क्योंकि ये ओबीसी मंडल कमीशन था, इसको 7 अगस्त को इसने मतलब कि लागू कर दिया गया था भारत में।
तो कहीं कहीं पर 6 अगस्त भी दिया गया है कि 6 अगस्त को मंडल कमीशन को लागू किया गया 1990 ईस्वी। 7 अगस्त या 6 अगस्त कहीं भी, कहीं कहीं पर 6 अगस्त भी दिया गया है। तो 7 अगस्त को ये जो है मंडल कमीशन को इन्होंने लागू कर दिया। इसने जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है। तो इसके पश्चात पूरे भारत में जो सवर्ण जातियां थी उन्होंने एक तरीके से इसका विरोध किया। तो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहाँ हर जगह पर हड़ताल की गई छात्रों के द्वारा और आंदोलन भी चलाया गया, ठीक है, जिसमें एस.एस. राजपूत नामक जो कि एक छात्र नेता था और एक नेता थे जिनका नाम है राजीव गोस्वामी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। दोनों ने आत्मदाह भी किया था जिसमें कि दोनों की बाद में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो राजीव गोस्वामी जो थे इनको देखने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी भी गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो राजीव गोस्वामी क्यों ऐसा लाल कृष्ण आडवाणी क्यों उनसे मिलने गए थे? क्योंकि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी उसको बाहर से सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे कर रही थी, उस सरकार को, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, और उन्हीं के शासनकाल में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये लागू हो गया उसके पश्चात अराजकता का माहौल हुआ, फिर इसके पश्चात उनकी सरकार चली गई, किसकी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार। और फिर कालांतर में जब आई पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव, तो मिटाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब आई, जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 10% सवर्णों को आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया और ये कहा कि विज्ञापन के द्वारा गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव ने ये कहा और 2019 में प्रधानमंत्री जी ने, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण रख दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तो 1992 में ही एक दिल्ली की पत्रकार थी इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ वाद एक आया था जो कि चल रहा था उस टाइम पे। तो 1992 में इसने फैसला दिया, जो कि इंदिरा साहिनी एक पत्रकार थी दिल्ली की और इन्होंने केस डाला था आरक्षण के विरुद्ध, ठीक है। तो इसके पश्चात 1992 में इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ वाद में जो है ये फैसला दिया गया, ठीक है ना। उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे वो थे कानिया क्या थे? चीफ जस्टिस थे उस टाइम, एच.एम. कानिया, ठीक है। तो इन्होंने जो उस टाइम पे संविधान की गठित की गई थी वो 6:3 के अनुपात से अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण दिया गया है 27% वो वैध है। और इसने ये भी कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना, प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी, इसने ये निर्णय दिया, ठीक है। कब? 1992 में। ये प्रसिद्ध बात है इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ, ठीक है। और इसके पश्चात जो है यहां पर प्रारंभ होता है क्या कि संविधान संशोधन किया जाता है 1995 ईस्वी में ही। 1995 ईस्वी में एक संविधान संशोधन किया जाता है जिसे कहते हैं 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 1995 ईस्वी में, ठीक है। जिसके तहत जो इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ वाद था इसमें जोड़ा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इस आरक्षण को लाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया एससी और
एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण राज्य कर सकती है यदि वो देखती है कि राज्य के किसी पद पर, राज्य के अधीन अर्थात सरकारी नौकरियों पर जिन एससी एसटीओं का वहां पर प्रतिनिधित्व कम हो, उन्हें आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकती है। अर्थात राज्य को जब ये लगे कि सरकारी नौकरियों में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व कम है तो उनके प्रमोशन के आधार पर आरक्षण उन्हें कर सकती है, आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। जैसे भी कह दिया जाए कि सभी लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं, सभी ओबीसी एससी जनरल, ठीक है ना, तो वहां पर ये होगा कि जब एसआई उन्हें बनाया जाएगा उसमें ये देखा जाएगा कि क्या एसआई के पद पर एससी एसटी के लोगों की संख्या कम है क्या। यदि यह राज्य को मालूम पड़ता है कि एससी एसटी के लोगों का प्रतिनिधित्व एसआई के पद पर कम है तो उन्हीं पुलिस वालों में से उनको आरक्षण का प्रावधान देकर के अनुच्छेद 16(4), ठीक है ना, ये किसमें जोड़ा गया, 16(4) का के द्वारा, 16(4) का के द्वारा इसमें प्रावधानित कर दिया गया बाद में, ठीक है ना, तो उन्हें आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16(4) के तहत 77वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ दिया गया उसमें। ठीक, प्रमोशन में आरक्षण एससी एसटी को प्रदान कर सकती है राज्य, यदि वह ये दिखती है कि राज्य द्वारा अनुमोदित पद पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनकी जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि फिर इसके बाद 81वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 81वां संविधान संशोधन सन 2000 में। ठीक है, 81वां संविधान संशोधन सन 2000 में किया गया और इसके तहत ये देखा गया कि जो कैरी फॉरवर्ड अर्थात ऐसी सीटें जो कि बच जाती हैं उनके लिए उस वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो ऐसी सीटों को नेक्स्ट ईयर में जोड़ दिया जाएगा। ऐसी सीटें जो है जो पूर्व में भरी नहीं गई है या उन पर उम्मीदवार नहीं मिले हैं एससी एसटी ओबीसी के, तो उनको जो है अगली भर्ती में इसमें जोड़ दिया जाएगा और वहां पर 50% का नियम लागू नहीं होगा। कहने का मतलब ये है जैसे वर्तमान में भर्ती निकली है 69,000 की भर्ती शिक्षकों की चल रही है, ठीक है ना, इसमें जो है पूर्व के ऐसे पद जो कि भरे नहीं गए हैं एससी एसटी या पीएस कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के जिन पे उनकी उम्मीदवारी नहीं हो पाई थी अन्य लोगों की, अगर ऐसी सीटें बच गई हैं तो उन्हें 69,000 में जोड़ देना चाहिए था। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान और इसे जोड़ दिया गया संविधान में 16(4) खा। 16(4) खा के तहत इसको रख दिया गया। 16(4) खा में क्या है? कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड की सीटें हैं, ठीक है ना, अर्थात पिछली भर्ती की सीटों को अग्रनयन करना है, आगे की तरफ जोड़ देना नेक्स्ट भर्ती में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 16(5) की, सॉरी कौन सा? 16(5), ठीक है ना, 16(5) अनुच्छेद 16(5) में क्या है? इसमें यह दिया गया है कि राज्य धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ विभेद कर सकती है। किन पदों के लिए? जो ऐसे पद हो जो कि धार्मिक दृष्टि से हो, ठीक है ना, धार्मिक दृष्टि के पदों पर जो है राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो जैसे अभी हम बनाए जाएंगे, जैसे हिंदू हैं वहां पे शंकराचार्य बनाया जाए, ठीक है ना, तो शंकराचार्य बनने के लिए आप जो पीठ है, 4 पीठ है ना, उनमें से किसी पर आप शंकराचार्य को नियुक्त करना है तो वहां पर हिंदू ही बन पाएगा, ना कि किसी अन्य धर्म से, जैसे कि हम कहते हैं मुस्लिम और ईसाई और सिख, तो वहां पर वो लोग नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, जैसे वक्फ बोर्ड है तो वक्फ बोर्ड पर भी मुस्लिम ही रखे जाते हैं, वहां पर वक्फ बोर्ड का मुखिया हिंदू नहीं बनाया जाता है। तो ऐसे पद जो कि धार्मिक हो, उस धर्म के लिए विशेष हो, तो वहां पर उस धर्म के लोगों को ही प्राथमिकता राज्य देगा। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अवसर के, मतलब कि अवसर समानता जो अनुच्छेद 16 था, इसके अपवाद कौन कौन से हैं? इसके अपवाद कौन कौन से हैं? तो अपवाद देखिए 16(1), 16(2), इन दोनों का अपवाद आपके हैं कौन कौन से? 16(3), 16(4) और 16(5). इसमें 4 का और खा दोनों है, आप जानते हैं, अभी हमने बताया। तो 4 और खा ये क्या है? इसके अपवाद है। 16(1), 2 के ये तीनों अपवाद है, 16(3), 16(4), 16(5). आपने वहां पर बनी रहे से पहले अनुच्छेद 15 में भी देखा था कि अनुच्छेद 15(1), 15(2) के जो अपवाद है आपके 15(3), 15(4), 15(5) उसके अपवाद थे।
तो 16 को थोड़ा और विस्तृत कर दिया गया है 15 की अपेक्षा। वहां पर निवास और भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता था अनुच्छेद 15(1), और यहाँ पर क्या किया गया है, निवास के स्थान को भी जोड़ दिया गया है कि निवास के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कहेंगे। 16(2) में आपने देखा होगा, ठीक है ना। 16(1) में भी यही कहा गया है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रहे अपवाद। अगर इसकी समरी की बात करेंगे तो 16(1) में क्या है कि अवसर प्रत्येक राज्य सरकारी नौकरियों पर अपने नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, उन्हें समान प्रकार से अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, फिर 16(2) में क्या था कि राज्य धर्म मूल वंश जाति निवास स्थान उद्भव के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके पश्चात जो है 16(3) आया। 16(3) के आधार पर ये कहा गया कि ऐसे राज्य जो कि पिछड़े हुए हों उन्हें जो है अपने निवास स्थान के आधार पर अर्हता प्रदान की जा सकती है वहां की सरकार के द्वारा। तो मणिपुर और हिमाचल प्रदेश से पिछड़े हुए थे, तो यहाँ की सरकार यहाँ पर निवास की अनिवार्यता को बाध्य कर दिया गया है। ठीक है, फिर 16(4) जिसके तहत ओबीसी को आरक्षण मिला, मंडल कमीशन का गठन हुआ। बिंदेश्वरी प्रसाद जो कि थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 ईस्वी में दी थी, और उसके पश्चात 10 वर्षों के पश्चात जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह आए और उन्होंने 7 अगस्त को या 6 अगस्त को उन्होंने अपने कमीशन को लागू कर दिया, जो एक ही मंडल कमीशन ने जो सुझाव दिया था। और इसके पश्चात इंदिरा साहनी केस आता है। इंदिरा साहनी का नाम भारत संघवाद में इसको चैलेंज किया गया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कौन थे, एच.एम. कानिया चीफ जस्टिस थे, उनके नेतृत्व में 9 सदस्यीय संविधान पीठ थी, जिसने कि निर्णय दिया कि जो है 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और इसमें जो है ध्यान रहे कि जो कि आर्थिक रूप से मजबूत हो, पिछड़े वर्ग में रखे गए हों, उन्हें आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसको कि क्रीमी लेयर कहा जाता है। और इसके पश्चात फिर संविधान संशोधन 77वां किया गया, और ठीक इसमें यह भी कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 77वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया और प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान SC/ST को कर दिया गया राज्य के द्वारा। ठीक है, राज्य कर सकते हैं इनका प्रावधान। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।